नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की परमाणु कहानी पर। ये सिर्फ कोई विज्ञान या राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि ये दशकों की सोच, हिम्मत और हाँ, बड़े दांव पेच की दास्तान है। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की परमाणु यात्रा संकल्प से शक्ति तक नाम के दस्तावेज से ली गई है और ये दिखाती है कि कैसे 1940 के दशक के एक छोटे से विचार से शुरू होकर 1998 तक भारत एक घोषित परमाणु शक्ति बन गया। तो चलिए इस सफर के कुछ अहम और दिलचस्प मोड़ों को समझते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत तो हुई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की दूरदर्शिता से, हम्म। और साथ में थे प्रधानमंत्री नेहरू जी, हम्म। जिनका जोर था शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर। हम्म। तो इसी सोच के साथ नींव रखी गई पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TFR 1945 में, हाँ, फिर परमाणु ऊर्जा आयोग AEC 1948 में, 1948 में, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE 1954 में। अच्छा, मतलब एक के बाद एक संस्थाएं बनी। हाँ, सबका अपना काम था। TFR का काम था बुनियादी रिसर्च, AEC नीति बनाने के लिए, और DAE उसको लागू करने के लिए। मकसद साफ था, आत्मनिर्भरता। हालांकि ये भी सच है कि नेहरू जी हथियारों के पक्ष में नहीं थे शुरू में। लेकिन ये जो सिर्फ शांतिपूर्ण इस्तेमाल का इरादा था, वो कब तक टिका? दुनिया बदल रही थी, तो शायद भारत की सोच भी बदल रही होगी। आपने सही कहा। असल में दो बड़ी घटनाओं ने सोच बदलने पर मजबूर किया। एक तो 1962 में चीन से युद्ध में जो हार हुई, उसने हमारी सुरक्षा की कमजोरियों को सामने ला दिया। हाँ, वो एक बड़ा झटका था। और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा धक्का वो लगा 1964 में, जब चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ओहो, पड़ोस में ही। जी, इसने भारत को बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया कि भाई, क्या हमें भी इस रास्ते पे जाना चाहिए। और फिर रही सही कसर, 1965 की भारत पाक जंग ने बुरी कर दी, सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई। अच्छा, तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी माहौल में हुआ भारत का पहला परमाणु परीक्षण, वो 1974 वाला स्माइलिंग बुद्धा। हाँ बिल्कुल। सुना है उसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी PNE कहा गया था। ये नाम क्यों? क्या ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था? हाँ, कह सकते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये पोखरण में हुआ, और इसे जानबूझकर PNE का नाम दिया गया। शायद इरादा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाराजगी होगी वो थोड़ी कम हो। तकनीकी तौर पर तो ये सफल रहा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में, प्रतिक्रिया बहुत तीखी हुई। कैसी प्रतिक्रिया? अमेरिका, कनाडा, इन देशों ने फौरन परमाणु सहयोग रोक दिया, और इसी के बाद 1975 में बना परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG। हाँ। इसका मकसद ही यही था कि परमाणु तकनीक और सामान का जो लेन देन है उस पर सख्ती की जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। तो भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगे, और वो एक तरह से अलग थलग पड़ गया। यानी 1974 के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गईं। और भारत ने तो परमाणु अप्रसार संधि NPT, उस पर भी साइन नहीं किए थे। बिल्कुल नहीं, मुश्किलें तो बहुत थीं। वो दौर बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉयकॉट था। पश्चिमी देशों से ईंधन और जो जरूरी तकनीक थी वो मिलनी बंद हो गई। तो नतीजा क्या हुआ? मजबूरी में हमें सब कुछ खुद बनाना पड़ा, अपनी स्वदेशी क्षमता विकसित करनी पड़े, जिसमें काफी वक्त और पैसा लगा होगा। जाहिर है, आर्थिक बाधाएं थीं, और ऊपर से विदेशी जासूसी का खतरा भी हमेशा बना रहता था। और इसी दौरान एक और बात हो रही थी। क्या? पाकिस्तान भी चीन और कुछ दूसरे देशों की मदद से अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। तो उससे हम पर रणनीतिक दबाव और बढ़ गया था। और NPT वाली बात, वो साइन क्यों नहीं की भारत ने? भारत का स्टैंड ये था, और आज भी है, कि NPT भेदभावपूर्ण है। ये संधि सिर्फ उन 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती थी जिनके पास 1967 से पहले ये हथियार थे, और बाकियों को रोकती थी। तो भारत ने इसे हमेशा से गैर बराबर माना। समझ गई। फिर आया 1998, ऑपरेशन शक्ति। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का दौर था। पोखरण में दोबारा परीक्षण हुए। इस बार क्या अलग था पहले वाले से? हाँ, ये भारत के परमाणु कार्यक्रम का, कह सकते हैं, चरम बिंदु था। जी। मई 1998 में पोखरण 2 हुआ। इसमें एक नहीं, 5 परीक्षण किए गए। 5? जी। और इस बार सिर्फ साधारण परमाणु बम, फिजन डिवाइस ही नहीं, बल्कि एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण हुआ, जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा।
इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय डीआरडीओ के प्रमुख थे, और परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर आर चिदम्बरम, इन जैसे वैज्ञानिकों की बहुत अहम भूमिका थी। और इसके फौरन बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति फौरन बाद भारत ने खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित कर दिया और साथ ही अपनी परमाणु नीति भी दुनिया के सामने साफ कर दी। दो मुख्य बातें थी उसमें। क्या थी वो? पहले इस्तेमाल नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज। हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। और दूसरी, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। मतलब हम उतने ही हथियार रखेंगे जितने अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए जरूरी हैं, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि निवारक के तौर पर। और इस बार दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी रही? फिर से प्रतिबंध लगे होंगे? बिल्कुल लगे। अमेरिका, जापान और कई देशों ने फिर से प्रतिबंध लगाए और कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने भी जवाब में अपने परमाणु परीक्षण कर दिए। तो दक्षिण एशिया में तनाव वो तो काफी बढ़ गया था। लेकिन फिर वो सिविल न्यूक्लियर डील हुई अमेरिका के साथ। हाँ, इस बार कहानी थोड़ी अलग हुई। समय के साथ धीरे धीरे दुनिया को ये समझ आया कि भारत एक जिम्मेदार देश है अपनी परमाणु तकनीक को लेकर। और फिर 2005 में अमेरिका के साथ वो ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील हुई। हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ी बात हुई 2008 में, जब एनएसजी ने, जिसने पहले भारत पर रोक लगाई थी, उसी एनएसजी ने भारत को एक विशेष छूट दे दी। अच्छा, ये बहुत अहम था, क्योंकि एनपीटी पे साइन न करने के बावजूद भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एक तरह की मान्यता मिल गई। तो अगर हम इस पूरी लंबी यात्रा का, दशकों के सफर का निचोड़ निकालें, तो क्या कहेंगे सबसे अहम क्या रहा? देखिए, मेरे हिसाब से दो बातें सबसे खास हैं। पहली, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो तमाम मुश्किलों और अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भारत ने स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जो आत्मनिर्भरता दिखाई, वो कमाल की है। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, रणनीतिक तौर पे इसने भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत निवारक क्षमता दी, एक डिटरेंस दिया। खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और हाँ, कूटनीतिक तौर पर भी शुरुआती विरोध के बावजूद भारत धीरे धीरे वैश्विक परमाणु व्यवस्था का हिस्सा बन गया, वो भी अपनी शर्तों पे। वाकई ये कहानी संकल्प की है, विज्ञान की है और कूटनीति के एक अनोखे मेल की है। दशकों का सफर रहा ये, जिसमें धैर्य भी था और जब जरूरत पड़ी तो जोखिम उठाने का साहस भी दिखाया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भारत एनपीटी संधि से बाहर रहते हुए भी एक स्थापित, एक वास्तविक परमाणु शक्ति है और दुनिया में उसका सम्मान है, उसके जिम्मेदार रवैये और उसकी भरोसेमंद रक्षा क्षमता के लिए। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, दुनिया में सुरक्षा के हालात लगातार बदल रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं। ऐसे में भारत की पहले इस्तेमाल नहीं की जो नीति है, वो भविष्य में कितनी प्रासंगिक रहेगी? क्या इसमें कभी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।